स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 से पहले के रिजल्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसके बारे में पहले भी मैंने डिस्कस किया था, आज इसके बारे में फिर से बता के इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कोई भी भाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या ले लो, जैसे 4 है, 4 से 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, कोई भी भाज्य संख्या ले लो, उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल में रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम उसको अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, उनकी गुणा के रूप में लिख सकते हैं, तथा यह गुणनखंड, जो गुणनखंड आएगा वो क्या होगा, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। भाई यानी कि अगर हम उसके क्रम को ना देखें, आगे पीछे अगर नंबर्स को ना देखें, तो वो अद्वितीय होगा, मतलब उस जैसा एक ही गुणनखंड बनेंगे और उसकी गुणनखंड नहीं बन सकते। उदाहरण के तौर पर हम एक नंबर लेते हैं, मान लो हम एक नंबर लेते हैं 72। 72 के प्राइम वेक्टर बनाते हैं बेटा 36, 18, 9, 3, 1। तो प्राइम वेक्टर क्या बने 72 के? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मैं इन प्राइम फैक्टर्स को क्या ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखे जा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं नंबर्स को। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। अब नंबर्स तो वही आ रहे हैं ना, क्रम बदल रहा है। अगर वैसे तो अगर देखें तो इसको हमने 3 रूप में लिख दिया, लेकिन तीनों में नंबर क्या है, सेम है। तो ये वही बात कह रहा है, आने वाले क्रम के बिना, यानी अगर हम इस क्रम को इग्नोर कर दें तो ये जो हल होगा गुणनखंडों का, अभाज्य गुणनखंडों का जो हल होगा, यानी जो गुणनखंड बनेंगे हमारे पास, वो गुणनखंड हमारे पास क्या होंगे, अद्वितीय होंगे, यूनिक होंगे। उसके अलावा और कोई गुणनखंड इसके नहीं हो सकते। जैसे इसमें देखें, क्या मैं इसको 2 raised to power 3 into 3 raised to power 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 3 बार 2 आया है, 2 बार 3 आया है। इसमें भी देखो 3 बार 2 आया, तो क्या इसको 2 की पावर 3 और इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ भी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है। तो मतलब क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह जो गुणनखंड बनेगा यह अद्वितीय होगा, इसके जैसा और कोई गुणनखंड नहीं होगा। अब हम इसके एग्जांपल सोल्व। एग्जांपल नंबर 5 है बेटा, इसका क्या कहता है कि संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n, ये जो n लिखा हुआ ऊपर, n एक क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 जो गिनती की संख्याएं होती है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, हमें जांच करना है कि क्या कोई n का हम ऐसा मान ले सकते हैं जिसके लिए 4 की पावर n, यानी n की कोई भी वैल्यू ले हम, 1 2 3 4 5, ये जो अंक बनेगा वो शून्य पर समाप्त होता है। ये हमें चेक करना है, क्या ऐसा संभव है कि n की किसी भी संख्या के लिए 4 की पावर n जो बनेगा वो शून्य पर समाप्त हो। इसका हम हल करने जा रहे हैं। देखो बेटा, अगर 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा, यदि 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है तो क्या होगा? अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य है, जैसे मैं लिख रहा हूं 10, 20, 80, 120, 140, कोई भी संख्या लिख लो, ये सारी की सारी संख्याएं 5 से विभाजित है, 5 से भाग होंगी, बिल्कुल होंगी। यानी किसी की संख्या के अंत में यदि शून्य है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो सीधी सी बात है, यदि 4 की पावर n का अंक है जो शून्य पर समाप्त होता है, तो ये भी 5 से भाग होना चाहिए। होगा या नहीं होगा? अगर ये शून्य पर समाप्त होगा तो ये 5 से भाग होना चाहिए। इसका मतलब इसका एक फैक्टर जो गुणनखंड है, जो अभाज्य गुणनखंड है, वो क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अभी हमने किया था ना अंकगणित के आधारभूत में कि किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं और वो अद्वितीय होगा, इसलिए इसके गुणनखंडों में 5 होना चाहिए। अगर इसके गुणनखंडों में 5 है तो ये संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है, उम्मीद है। तो हम चेक करते हैं क्या इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 है, तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं।
4 की पावर n, 4 के गुणनखंड बना लो। 4 के गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 की पावर 2 गुना 2 मतलब 2 की पावर 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2 है। इसका मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 ही है। 2n का मतलब अगर n की जगह 1 लूं तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, n की जगह 2 लूं तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, n की जगह 3 लूंगा तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड तो सिर्फ 1 2 ही रहेगा। अतः 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 है और तो कोई है ही नहीं। अतः 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 नहीं है। अब यदि अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसका मतलब वो जो संख्या है वो शून्य पर समाप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर शून्य पर समाप्त होती तो उसमें 5 होना जरूरी था। अतः 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। कि 4 की पावर n का अंतिम अंक कभी भी शून्य नहीं होगा। समझ गए इस क्वेश्चन को? अब सेम क्वेश्चन है हमारे प्रश्नावली में, वहां पे 4 की जगह सिर्फ 6 दिया गया है, इसलिए जहां जहां 4 आया वहां 6 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुना 3, तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुना 3। अब ये पावर अलग अलग हो जाएगी तो 2 की पावर n और 3 की पावर n हो जाएगा। यहाँ 6 हो जाएगा कि गुणनखंड में सिर्फ 2 व 3 है, 2 और 3 है ना। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 नहीं है, अतः 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। तो ये हमने इसी उदाहरण के जैसा प्रश्नावली में एक सवाल है, वो सवाल भी हमने हल कर लिया। इस क्वेश्चन को तुम नोट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास HCF एंड LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। HCF क्या होता है बेटा? देखो कोई भी 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का, 5 संख्याओं का, कितनी भी संख्याओं का HCF और LCM निकालना हो, हम इन 2 डेफिनेशन से, 2 परिभाषाओं से हम निकाल सकते हैं। HCF की परिभाषा क्या होगी? संख्याओं में जितनी भी संख्याएं हैं, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में हम इसको कॉमन बोलते हैं। कॉमन मतलब जो सभी में हो, सभी संख्याओं में हो। संख्याओं में प्रत्येक कॉमन अभाज्य गुणनखंड, जितने भी कॉमन अभाज्य गुणनखंड हो, उनकी सबसे छोटी घात, मतलब 2, 3, 4 जो भी अभाज्य गुणनखंड है और सभी में कॉमन है, और सभी में जो छोटी घात होगी, मतलब एक में मान लो 2 की पावर 4 है, दूसरे में 2 की पावर 3 है, तो हमें लेनी है 2 की पावर 3 छोटी घात लेनी है, और उन सभी की क्या कर देनी है? गुणा। पहली बात, सभी नंबर में कॉमन होने चाहिए। दूसरी, उनकी सबसे छोटी घात लेनी है, जो कॉमन नंबर्स हैं उनकी घात क्या लेनी है? छोटी, और उन सभी की गुणा कर देनी है, तो क्या आ जाएगा? HCF। LCM कैसे आएगा? संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, वहां उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड था, यहाँ प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं उस संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद सबसे बड़ी घात उन अभाज्य गुणनखंडों की, वहां सबसे छोटी घात लेनी थी, यहाँ सबसे बड़ी घात लेनी और उनकी गुणा कर देनी है, तो हमें क्या मिल जाएगा? LCM मिल जाएगा। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल 6 है हमारे पास। 6 और 20 का लघुत्तम और महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, यानी HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 2 से भाग होता है, 2 3 6, फिर 3 से भाग होता है, 3 एकम 3। इसी तरीके से 20 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। 2 से भाग होता है, 2 ढाई 20, 2 से 2 5 10, फिर 5 से भाग होता है, 5 एकम 5। तो अभाज्य गुणनखंड क्या बने बेटा? 6 के बने 2 गुना में 3, और 20 के क्या बने? 2 गुना में 2 गुना में 5। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? 2 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 गुना में 5 लिख सकते हैं।
अब हम इन परिभाषाओं का यूज करते हुए HCF और LCM ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे HCF ऑफ 6 and 20, 6 और 20 का HCF क्या होगा? क्या था? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, दोनों में कॉमन क्या है बेटा? अब इसके ये हो गए और इसके ये ले लेंगे हम, ठीक है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी कॉमन है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, सिर्फ 2 ही कॉमन है। सबसे छोटी घात लेनी है, 2 की यहाँ पे घात कितनी है? दे ही नहीं रखी, इसका मतलब घात क्या होती है? 1 होती है। यहाँ पे 2 की पावर घात कितनी है? 2 है, तो दो कम घात कौन सी है? 1। तो HCF क्या आ गया? 2 की पावर 1। और तो कुछ कॉमन नहीं है, नहीं है ना? नहीं है, तो सिर्फ HCF ये रह जाएगा 2 की पावर 1। अब LCM क्या आएगा बेटा? LCM क्या है? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, जितने भी अभाज्य गुणनखंड इसमें है, कितने है बेटा? 2 है, 3 है और 5 है। 3 अभाज्य गुणनखंड है, इनकी सबसे बड़ी घात लेनी है। तो सबसे बड़ी घात 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 की पावर 2। यहाँ पावर 1 है, यहाँ के पावर 2 है, हम क्या लेंगे? 2 की पावर 2 गुणा में 3 अकेला ही है और 5 भी अकेला ही है, तो ये क्या बन गया? 4 गुणा में 3 गुणा में 5, ये बन गया हमारे पास 7। ओके, तो LCM और HCF हम किसी भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो एक और रूल निकालते हैं, हम इस HCF और LCM की गुणा करते हैं। HCF हमारे पास क्या आया? 2, LCM हमारे पास क्या आया? 7। इनकी गुणा क्या होगी? 120। अब दोनों संख्याओं का भी गुणनफल करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? 6 है और 20 है, 20 का 120। क्या ये दोनों बराबर आए? बिल्कुल। इसका मतलब हमारे पास एक रिजल्ट बन गया कि अगर 2 संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का मैं HCF और LCM ज्ञात कर लें, तो उस HCF और LCM की जो गुणा होगी वो किसके बराबर होगी? दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि HCF और LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो कोई भी 2 नंबर दिए हो, 2 नंबर दे रखे हो, HCF दे दे तो हम LCM ज्ञात कर सकते हैं, 2 संख्या दे दे, LCM दे दे तो हम HCF ज्ञात कर सकते हैं, HCF और LCM दे दे, एक संख्या दे दे तो हम दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर इन 4 में से 3 चीजें दे दे या 3 नंबर्स दे दे तो हम चौथे नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। अगला उदाहरण है हमारे पास कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। हमने जो विधि अभी सीखी है उसका प्रयोग करते हुए 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है और फिर इनका LCM ज्ञात करना है। LCM बाद में निकालना है, पहले HCF ज्ञात करना है। तो हम इसका हल करते हैं। सबसे पहले क्या करें? अभाज्य गुणनखंड। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड बनाओ। 2 से भाग देंगे 48, 2 से भाग देंगे 24, 2 से भाग देंगे 12, 2 से भाग देंगे 6, 2 से भाग देंगे 3। इसी तरीके से 404 के गुणनखंड बनाओ। 2 से भाग देंगे 202, 2 से भाग देंगे 101। अब 101 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए और आगे भाग नहीं हो सकती, तो अब हम इनके लिख देते हैं। 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना में 3। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 कितनी बार आया? 5 बार, तो 2 की पावर 5 गुणा में 3 की पावर 1। कोई पावर नहीं थी तो 1 पावर लिख सकते हैं। 404 2 गुना 2 गुना 101, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, 2 बार आया तो 2 की पावर 2 गुणा में 101। तो अब हमें इनका क्या ज्ञात करना है बेटा? HCF ऑफ 96 एंड 404। परिभाषा क्या थी HCF की? कि जो भी संख्याएं हैं उनके अंदर कॉमन जो है उसकी छोटी घात। कॉमन क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों में 2 कॉमन है। यहाँ 3 है, यहाँ 101 और कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन है। और 2 की छोटी घात क्या है बेटा? यहाँ घात 5 है, यहाँ घात 2 है, तो छोटी घात क्या हुई? 2। तो HCF क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, मतलब कितना हो गया? 4। ठीक है, अब इनका LCM ज्ञात करना है। इसका कहने का मतलब ये है कि LCM के लिए तुम्हें ये विधि यूज नहीं करनी। तो LCM निकालने के लिए हम कौन सी विधि यूज करेंगे? जो अभी हमने फॉर्मूला किया था। क्या फॉर्मूला था बेटा? HCF गुणा में LCM बराबर
दोनों संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ कितना आया 4 गुणा में एलसीएम अभी ज्ञात कर रहे हैं बराबर दोनों संख्याएं क्या है 96 गुणा में 404। ठीक है, एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं, एलसीएम की गुणा में क्या है 4, वो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो एलसीएम किसके बराबर बच गया 96 गुणा में 404 भाग में 4 से भाग हो रहा है 4 एकम 4 0 4 एकम 4, तो 96 और 101 की गुणा कर देंगे तो वो आ जाएगी 96। तो इसका एचसीएफ ज्ञात करना था और एलसीएम इस विधि से ज्ञात करना था। ठीक है, एलसीएम अगर हम उससे दूसरी विधि से निकालते तो भी 96 ही आता। एक बार कंफर्म करने के लिए निकाल सकते हो तुम। मान लो एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम घात सबसे पहले 2 की अधिकतम घात लेनी है तो 2 की पावर क्या आ गई 5 गुणा में, फिर 3 अकेला है तो 3 की पावर 1, 101 भी अकेला है तो 101, 2 की पावर 5 क्या होती है 32 गुणा में 3 गुणा में 101, इन सभी की गुणा कर लेना, ये 96 ही आएगी। ओके, इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट एग्जांपल है कि संख्या 6, 72, 120 तीन संख्याएं आ गई। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इनके अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे। 6 के अभाज्य गुणनखंड बनाओ 2 या 6 3 एकम 3। इसी तरीके से 72 के बनाओ 2 से भाग करेंगे 36, 2 से भाग करेंगे 18, 2 से भाग करेंगे 9, 3 से भाग करेंगे 3, 3 से भाग करेंगे 1। 120 के बनाओ 2 से भाग करेंगे 60, 2 से भाग करेंगे 30, 2 से भाग करेंगे 15, 3 से भाग करेंगे 5, 5 से भाग करेंगे 1। ठीक है, बन गया अभाज्य गुणनखंड। तो अब 6 को क्या लिखेंगे हम 2 गुणा में 3, 72 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसको क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2, क्योंकि 2 3 बार आया 2 की पावर 3 होगी, 3 2 बार आया तो 3 की पावर 2 होगी। उसके बाद 120 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा में 3 गुणा में 5। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालने का वही फॉर्मूला है। एचसीएफ 6, 72 और 120 का क्या होगा, क्या फॉर्मूला था बेटा, सभी में कॉमन और सबसे छोटी घात। सभी में कॉमन देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, पहले तो 2 ले ले तीनों में, और सबसे छोटी घात क्या है 2 की, यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो सबसे छोटी घात क्या हुई 2 की पावर 1। अब देखते हैं 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ पर भी है, 3 भी तीनों में है मतलब कॉमन है, तुम 3 भी लेंगे। 3 की सबसे छोटी घात क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर घात 1 है, तो सबसे छोटी घात क्या हुई 1, तो मतलब 3 की पावर 1। और तो कोई कॉमन नहीं है कि कितना बन गया 2 गुणा में 3 बराबर 6। अब लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम क्या बढ़ेगा 6, 72 और 120 का। 6 का एलसीएम 6, 72 एलसीएम के लिए क्या था सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात। तो पहला अभाज्य गुणनखंड है 2, 2 की अधिकतम घात कितनी है 3, तो 2 की घात 3 गुणा में, फिर 3 है 3 की अधिकतम घात क्या है 2, 3 की घात 2 गुणा में। उसके बाद अकेला 5 बच गया क्योंकि ये दोनों आ गए ये भी आ गए और यहाँ 5 बच गया तो अकेला 5। ये हो गया 2 की पावर 3, या मतलब 2 की 3 बार गुणा, 2 3 6 मत कर देना, 2 की 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया 8, 3 की पावर 2 मतलब 3 गुणा 3 9 गुणा में 5, 3 की गुणा करेंगे कितनी हो जाएगी 360। तो वही रिजल्ट है, वही फॉर्मूला एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। अब देखो क्या यहाँ पर वही फॉर्मूला लागू होता है जो हमने किया था कि एचसीएफ और एलसीएम की गुणा संख्याओं की गुणा के बराबर होती है। करके देखो जरा, एचसीएफ गुणा एलसीएम निकालो। एचसीएफ कितना आया 6, एलसीएम कितना आया 360, ये कितना बन गया 2160। अब हम संख्याओं की गुणा करते हैं। संख्याओं की गुणा क्या बनेगी बेटा, संख्याएं क्या क्या है 6 गुणा 72 गुणा 120।
तो ये 120 गुना 6 तो 720 हो गया, और गुणा में 72, 72 से गुणा करो इसकी, 720 की 72 से, 0 4 14, 0 4 50, 0 4 8 1 5, मतलब ये कितनी आ गई 51,840। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। इसका मतलब वो जो रिजल्ट था वो सिर्फ दो संख्याओं में लागू होगा। यदि तुम्हारे पास संख्याएं 3 हो जाती है, संख्याएं 4 हो जाती हैं, तो वो रिजल्ट लागू नहीं होगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो इन अगर 3 संख्याओं के केस में एचसीएफ और एलसीएम संख्याओं की गुणा के बराबर नहीं होगा। ओके, तो अभी इस एक्सरसाइज को तुम खुद ट्राई करोगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे।